हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है बाल विकास। नाउ यू आर वाचिंग स्पीकिंग लाइब्रेरी। माय नेम इज अरुण। तो आज इसमें पहली स्लाइड पे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट की। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, हम बाल विकास को पढ़ने वाले हैं। तो वो टॉपिक देखते हैं, बाल मनोविज्ञान। सबसे पहले देखते हैं बाल मनोविज्ञान है क्या। बाल मनोविज्ञान बालक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। बालक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हर प्रकार के बालकों का अध्ययन किया जाता है। बालक और आदमी में बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, बालक को हम किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं, लेकिन आदमी में जो प्रॉपर्टीज पड़ जाती हैं या जो उसमें जिस तरीके से अच्छा बुरा करने का, तो वो वैसा ही बनता है, क्योंकि ये बहुत हार्डली ही कोई सुधर पाता है। इन सब बातों की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। इसमें बच्चे की स्मृति का विकास होता है और उसे अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है उसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है, कि उसे कहाँ से प्रेरणा मिल रही है और कहाँ से लॉस हो रहा है, इसे भी देखा जाता है। इसमें बालक का स्वभाव का भी अध्ययन किया जाता है कि वो किस दशा में जा रहा है। अब इसमें देखते हैं बाल मनोविज्ञान की परिभाषा को देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट रहेगा थोड़ा सा, तो हम कुछ यहाँ पे देखते हैं और ड्रॉ पे कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, ताकि आप कुछ इम्पोर्टेंट देखा सकें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बाल क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार इसमें बालक की जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक के अध्ययन किया जाता है। इन्होंने कहा था, ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आती रहती। और नेक्स्ट है थॉमसन के अनुसार, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन्होंने मतलब डिटेल में बहुत किया है, तो उसमें शॉर्ट में कर दिया गया है। आपकी डेफिनेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका समझना। थर्ड पे यहाँ पे हार्लॉक के अनुसार इसमें कहा गया था कि बच्चे का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। और जेम्स डाइबर के अनुसार बालक मनोवैज्ञानिक का संबंध बालक के जन्म से लेकर जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाता है उसका अध्ययन से है। और इसमें जो एक और है, आई जनक के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। इसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म से बाल अवस्था और परिपक्वता, मतलब जब तक वो बढ़ता है, लगभग वयस्क हो जाता है, तक बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम यहीं पे इसे क्लियर करके। ओके, इसमें है बालक की योग्यता। तो बालक की योग्यता में हम कुछ यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि बालक की योग्यता किस टाइप की होती। तो इसमें सबसे देखते हैं, इसमें दो इम्पोर्टेंट हैं। पहला है शारीरिक क्षमता। इसमें क्या होता है, बालक के रंग, आकृति और बाहर का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, कि वो किस टाइप में या किस टाइप से वो जो अपना एनवायरनमेंट बनाता है। और सेकंड है इसमें मानसिक क्षमता। इसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति कल्पना, बुद्धि, भाषा, नैतिकता और सामाजिक की समस्याएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त खेल, मनोरंजन व इसकी आदतें भी बाल मनोविज्ञान में आती हैं। अगला टॉपिक है, अगला ये जो स्लाइड है, इसमें बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसमें क्या होता है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन में माता पिता को बालक के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। बालक के विकास के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता को कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं वो इसमें दे दिए गए हैं। बालक के व्यवहार को समझने में उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बालक में सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ जन्म से कुछ दिनों के बाद ही हो जाता है और वो उस समय अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है। और इसका थर्ड पॉइंट, बालक के शिक्षण और शिक्षा में उपयोगी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कैसे, कि जैसे कि बालक में सीखने की प्रक्रिया का आरंभ जब हो ही जाता है, तो वो जब सीखता है शिक्षा में, मतलब जैसे स्पोर्ट के जब वो करता हो, कोई गेम खेलता हो, तो वो अकॉर्डिंग उसे सीखता चला जाता है। मतलब ये थोड़ा बढ़ जाता है तब की बात हो रही। और बालक के व्यवहार के नियंत्रण में सहायक होता है, सुखी पारिवारिक जीवन बनाने में सहायक होता है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान इसमें हो जाता है। व्यक्तिगत किस तरीके से, मतलब किसी की पर्सनालिटी किस टाइप पे डिपेंड करती है, वो किस टाइप में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गलत परिवार में पढ़ के उनको गलत सिखा दिया जाता है, तो वो गलत करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं जिनके जो संस्कारवान परिवार में रहते हैं, तो वो कुछ संस्कारी हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि व्यक्तिगत भिन्नता, ये हो गया शिक्षा में कब क्या पढ़ाया जाए, इसमें भी सहायक होता है। ये भी हमारी जो मनोविज्ञान है ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। और अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है, क्योंकि हमें शुरू से ही बच्चे को सिखा दिया जाता है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। विशिष्ट बालकों की शिक्षण में सहायक होते हैं। अब विशिष्ट बालकों की शिक्षा तो इम्पोर्टेंट होती है,
इसमें क्या होता है, कक्षा में सभी बालक का एक स्तर के नहीं होते हैं। इसमें कुछ शारीरिक व मानसिक रूप से बुद्धि लब्धि की दृष्टि से कम या ज़्यादा होते हैं। इसमें विशिष्ट बालक में वही बच्चे नहीं आते हैं जो बहुत तेज हों, इसमें वो भी आते हैं जो मंद बुद्धि के होते हैं, इसलिए उन्हें विशिष्ट बालक ही हम बोलते हैं। तो वो इन सब में आते हैं। तो उसमें होता क्या है कि इनको एक साथ एक कक्षा में बैठकर शिक्षण करना संभव नहीं होता है, तभी हम सेक्शन बना दिए जाते हैं, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी। तो इस तरीके होते हैं। सेक्शन ए में सबसे अच्छे बच्चे लिए जाते हैं, तो वही है। अगला है, इसमें विशिष्ट बालों का शिक्षण हो गया। तो अगला हम स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बाल विकास के प्रकार। इसमें देखते हैं सबसे पहले शैशवावस्था। इसमें क्या होता है, शैशवावस्था में जन्मोपरांत यानी कि जब से वो जन्म लेता है मानव विकास की प्रथम अवस्था है। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है, ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है। फिर अगला है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये ईयर इम्पोर्टेंट है कि ये 6 से 12 साल तक रखती है, जो कि उसे बाल्यावस्था कहते हैं। बाल्यावस्था विकास की वह काल है जो शैशवीय विशेषताओं को प्रकट करता है या प्रकट करने को तत्पर रहता है। इसी अवस्था में बालक को शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण होता है, यानी कि कोई भी बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग में इसी समय स्कूल जाता है। और इसमें कई पॉइंट है, जैसे इसमें लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक तेज़ी से होता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं वो बाल्यावस्था में होता है, यानी कि लड़कियों का जो भाषा होती है वो पहले सीख जाती हैं। ये भी है। लड़कियों के वाक्यों में शब्दों की संख्या लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी बात होती है। तभी क्या हो जाता है कि लड़कियां ज़्यादा बात करती हैं, तो वो कुछ यहीं से लिया गया होगा। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कियां अधिक तेज से होती हैं। तभी आपने देखा होगा कि कहीं भी आप जाते हो तो जो रिसेप्शन पे मिलती हैं वो अक्सर लेडीज ही, फीमेल जो होती हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से डील करना जानती हैं। अगला है कि इसमें समायोजन, ये भी है। ये कुछ इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार से आप समायोजन करने का मतलब कि आपके लिए किस तरीके से क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको यहाँ दिखाया जाता है। और फिर अगला है बालकों का सृजनात्मक मानसिक व बौद्धिक विकास, ये भी इम्पोर्टेंट है। और समायोजन में कई प्रकार के और भी आ जाते हैं, जैसे शारीरिक बनावट आ जाती है, ये जो संवेगात्मक अभियंत्रण आ जाता है, सामाजिक स्थिति आ जाती है, संस्कृति आ जाती है। इसमें ये टोटली चीज़ें समायोजन में आ जाती हैं। और सृजनात्मकता में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि कल्पना कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी कितनी हो, तो उसमें कल्पना, अनुकरण, क्रिया, ये वगैरह वगैरह आते हैं। इसमें बालकों की आयु वृद्धि के साथ उसके लिए सृजनात्मकता का मूल और उद्देश्य बदलता जाता है। धीरे धीरे वह ये समझने लग जाता है कि जीवन में समायोजन रखने के लिए उपलब्धि का महत्व अधिक है। ये इम्पोर्टेंट है कुछ। और 6 वर्ष की अवस्था में स्मरण शक्ति का विकास होने लगता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी ये सृजनात्मकता में ही आ जाता है। और अगला है, इसमें एक वर्ट थे, उन्होंने 1928 में एक अध्ययन किया था, वो यहाँ मैं बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा था कि 3 वर्ष का शिशु 4-5 मिनट तथा 4 वर्ष का शिशु 5-6 मिनट तक अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित करता है। ये किसने कहा था, बर्ट ने। ये इम्पोर्टेंट है। और इसी में आपकी बुद्धि लब्धि भी आ जाती है, जो इसमें कहा गया था कि यदि किसी बालक की मानसिक आयु सपोज करो 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो जो उसकी इस तरीके से लब्धि मतलब बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे, तो आई को निकालने का क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर मानसिक आयु होती है, उसके बाद आपको जो वास्तविक आयु नीचे होती है और मानसिक आयु ऊपर, और मल्टीप्लाई 100 जितना आता है वो उसका आई क्यू निकल के आ जाता है। और लास्ट टाइम से बच्चों की चिंतन एवं कल्पना शक्ति, अच्छा ये इंपॉर्टेंट होता भी है, क्योंकि अगर आप कोई भी बच्चा जब चिंतन करना शुरू कर देता है तब समझो कि वो मतलब सपोज करो कि वो कल्पना शुरू कर देता है। ये इंपॉर्टेंट, कल्पना मतलब जैसे वो स्वप्न के रूप में होती है, जिसे याद करते समय बालक अपनी मुखाकृति से प्रकट करते हैं। समझ रहे हो, जैसे कोई बच्चा खुश हो जाता है और तो उसका हाव भाव कैसा होता है और मुस्काने लगता है, और इसे और एटसेट्रा। बालक राजा रानी, चंद्रमा, सूर्य, भूत प्रेत आदि की ज़्यादा कल्पना करते हैं, ये स्टार्टिंग की बात होती है। किशोरावस्था में बालक इतना अधिक कल्पनात्मक हो जाता है कि वह हर असंभव कार्य को भी कल्पना के रूप में पूरा कर लेता है। ये किशोरावस्था ये सपोज कर रहे हो जो 18 से ठीक पहले की एज होती है, इसे वो बोलते हैं किशोरावस्था। उसमें उन्हीं के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है, तभी कहते हैं कि तब आप जो भी करो वो बहुत ही उस मतलब एनर्जेटिक आप उस समय ज़्यादा रहते हो, करने को इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट थे मैकडूगल, उन्होंने एक कल्पना दूरस्थ बस्तियों के संबंध में एक चिंतन किया था, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसी कल्पना की बात आए तो मैकडूगल हैं उनको आप याद कर सकते हैं।
तो आज कुछ इसमें और टॉपिक जुड़े थे, तो और मतलब ये डिटेल टॉपिक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें बता दी गई और कुछ चिंतन में क्या क्या आ जाता है वो भी बताया। उसमें से थोड़ा बहुत क्या हो जाता है कि बालक की शक्ति होती है, उसमें मतलब बालक की चिंतन शक्ति होती है जिसमें वह अपने आसपास, दूर, निकट आदि के विषय में सोचता है तथा नवीन विचारों का सृजन करता है। जे.एस. और इसी में एक इम्पोर्टेंट है J.S. रॉस, ये भी अगर चिंतन के बारे में आए तो उन्होंने क्या कहा था कि चिंतन ज्ञानात्मक मानसिक क्रिया है। बालक चिंतन, और ये भी है कि बालक चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो बालक चिंतन के कितने प्रकार हो गए, तो वो होते हैं 4, और वो कौन कौन से होते हैं। एक प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्याक्षात्मक चिंतन और कल्पनात्मक चिंतन, फिर होता है एक प्रत्यात्मक चिंतन, और फिर एक लास्ट में होता है तार्किक चिंतन। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाल चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं, 4। नाउ आई एम शाइनिंग ऑफ। Thank you for watching.